चलिए हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो टारगेट एसएससी एमटीएस 2025 बैच की चर्चा कर रहा हूँ और इसमें जो शामिल है वो है प्रीवियस ईयर के पेपर सेट शामिल है, जिसमें आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ 09102024 एग्ज़ाम डेट की। शिफ्ट नंबर 3 रहने वाली है और काउंटिंग के हिसाब से सेट नंबर 14 रहने वाला है। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरी जो क्लासेस रहेंगी सारी की सारी एसएससी एमटीएस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी और मैं इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं ले रहा हूँ, है ना। ध्यान रखिएगा, रात को 9 बजे ये क्लासेस रहती हैं। जो चीज़ हम अपने पेड बैच में देते हैं वही सारी की सारी अब हमने क्या कर दी है, फ्री कर दी है। बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट आपको बताना है। तो पहला जो लेटर है मेरे पास में ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हो। कीन का मतलब होता है उत्सुक यानी कि ईगर होता है। लोनलीनेस का मतलब होता है अलोन, कोई अकेला हो। और रूड का मतलब ऐसा व्यक्ति जो पोलाइट ना हो, इम्पोलाइट हो। और मिथिकल का मतलब होता है इमेजिनरी यानी काल्पनिक। सो अभी आप क्या आंसर करने वाले हैं बताइए। पोलाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्पोलाइट, यानी ग्रेशियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, रूड। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है एंटोनिम। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ही इज हैबिचुएटेड टू यूजिंग वर्ड्स स्पोकन विद एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ वेनम व्हेन इट्स कम टू हिज इन लॉज। देखिए ये उसकी आदत है कि जब भी उसके ससुराल पक्ष पर कोई भी बात आती है तो वो अपने शब्दों के जरिए बहुत सारा जहर उगलता है ना। तो यहाँ पर ये जो वैनम है, यहाँ पे जो वैनम है इसका मतलब हो जाएगा जहर। लेकिन यहाँ पर जहर का मतलब क्या निकलेगा कि किसी का कैसा नेचर हो, रूड टाइप का नेचर हो किसी का, ठीक है। आयरनी का मतलब क्या होता है, किसी को कोई सरकाज्म हो, किसी पर हम लोग क्या कर रहे हो, कोई मतलब ताना सा कस रहे हो। सटायर का मतलब क्या होता है, सटायर का मतलब होता है ह्यूमरस, ह्यूमरस क्रिटिसिज्म। इसमें क्या होता है, आप किसी की आलोचना करते हैं लेकिन मजाकिया ढंग से आलोचना करते हैं। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, अनक्लियर हो, जो स्पष्ट ना हो। और बेनेवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस। तो देखिए एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी बातों से जहर उगल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको काइंडनेस दिखा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, अपोजिट इसका यही रहने वाला। देखिए अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। आप लोग मुझको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारा भी भाई देखो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लगता है कि इतनी मेहनत करके पूरा वीडियो बनाना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, पूरा डेटा उसको सेट करना पड़ता है और फिर आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। तो स्पेशली भैया देखिए ऑनलाइन वालों से तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, आप 60-70 बच्चे बैठते हो लेकिन आप में से ढंग से भी 10-12 बच्चे नहीं लाइक कर रहे हैं। तो लाइक करिए जिससे मैं भी आगे की तरफ ग्रो करूँ, चैनल ग्रो करे, है ना। और मैं आपसे ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा हूँ, कोई फ़ीस मैं आपसे ले नहीं रहा हूँ। मैं इस कंटेंट को पढ़ाने के लिए मेरे को पेड बैच में अच्छा खासा पेमेंट मिल जाता है, लेकिन नहीं, मैंने अपने सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करिए चैनल को। और अगर नहीं हो पा रहा है डोंट वरी, टेंशन ना लें, पढ़ते रहें। सिलेक्शन हो जाए तो बस कमेंट बॉक्स में लिख देना सर सिलेक्शन हो गए, मैं उसमें भी संतुष्ट हो जाऊँगा। देखिए यहाँ पर सेल्फ एस्टीम इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ। अब एस्पेक्ट की स्पेलिंग बतानी है और एस्पेक्ट की स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूँ। द कीज वर लाइंग ऑन द टेबल। जो चाबी हैं वो कहाँ पे रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। तो आपको मालूम है कि वाज वर्ब कभी भी आता है तो उसके साथ में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की 4th फॉर्म आती है। तो ले तो देखिए फर्स्ट फॉर्म, ये नहीं होगा, लाई भी फर्स्ट फॉर्म हो गया, यहाँ पे लाइंग हो जाएगी 4th फॉर्म। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। द मैनेजर स्विफ्टली ओवरटुक हिम डैश effortlessly past the skinny Englishman with a practice of ease। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड यूज़ करना है जो प्रॉपरली आ जाए। देखिए मैनेजर ने क्या किया, बहुत चालाकी से उसकी बातों को भांप लिया एंड डैश एफर्टलेसली पास द स्कीनी इंग्लिशमैन, और एक
अब पतले से अंग्रेज व्यक्ति के बगल से चुपचाप से होते निकल गए विद द प्रैक्टिस्ड फीस, क्योंकि उसको उसकी प्रैक्टिस थी, बहुत आसानी से उस काम को कर लिया था। तो देखिए यहाँ पर पहला जो वर्ड है किंडलिंग, किंडलिंग का मतलब होता है बर्निंग, कोई चीज़ जल रही हो। रेंडर का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ देना, तो गिविंग हो गया। अच्छा, ड्वेडल का मतलब क्या होता है? मूविंग स्लोली, मूविंग स्लोली। और स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? मूविंग स्मूथली। अभी हमको ध्यान से उसमें आंसर देखना है। देखिए, कोई भी काम चुपचाप से किया गया है तो यानी कि क्या किया गया है? स्लाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर 1, चुपचाप से निकल गए वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मनीष हैज़ बीइंग, अरे हैज़ के साथ में बीइंग कब कब आता है बेटा? यही वाले में पहले में एरर हो गई भैया, हैज़ बीइंग कभी नहीं होता, क्या होता है? हैज़ बीन होता है बस। यही आंसर हो गया, ज़्यादा विचार मत करो, पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले ही आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। आपको इडियम एंड फ्रेजेस बताना है। ऑल इन द सेम बोट, जब सभी लोग किस में हो? सेम बोट में हो। सब लोग क्या हो? एक ही नाव के अंदर बैठे हुए हैं सारे लोग, है ना? सभी लोग किस में बैठे हुए? एक ही नाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, व्हेन एवरीवन इज डीलिंग विद द सेम सिचुएशन, जब हर कोई एक ही तरह की समस्या का सामना कर रहा हो, क्या ये हो सकता है? व्हेन एवरीबडी इज ट्रैवलिंग इन द सेम व्हीकल, ये नहीं होगा, जब हर कोई सेम व्हीकल में ट्रैवल करे, नहीं। व्हेन अ टास्क कैन बी अकम्प्लिश टुगेदर, जब किसी काम को एक साथ पूरा कर लिया गया हो, ये भी नहीं होगा। व्हेन एवरीवन हैज़ टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, जब हर किसी को दोबारा से काम को शुरू करना, नहीं। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका जो सही है, हर कोई एक ही तरह की परिस्थिति का सामना कर रहा हो, जैसे कोरोना काल में लगभग सभी के घर में समस्याएं बढ़ती जा रही थी। ऑप्शन नंबर 1। द अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क द ट्यूब इन लंदन इज सेट टू बी डैश ट्रांसपोर्ट इन लंदन। देखिए, अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क बनाया गया है लंदन के अंदर, और जिसको द ट्यूब कहा जाता है, जिस ट्रांसपोर्टेशन को। तो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा है बताइए, कैसा है वहाँ का वो ट्रांसपोर्टेशन? आपको क्या करेंगे? एक्सपेंसिव? नहीं। मोर एक्सपेंसिव होता, अगर देन लगा होता तो मोर एक्सपेंसिव करते, क्या करेंगे आप? मोस्ट एक्सपेंसिव। ऑप्शन नंबर 3 ही सही रहे, सबसे ज़्यादा महंगा रहने वाला है वो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9 क्या कह रहा है? 9 में देखिए क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। और क्या सेलिब्रेट की स्पेलिंग सही है? सही है। आउटबर्स्ट की स्पेलिंग सही है, कॉन्शियस की स्पेलिंग सही है, किसकी स्पेलिंग गलत है? इंटरटेनमेंट की स्पेलिंग गलत है। और यही आपका आंसर होने वाला है, इंटरटेनमेंट। टेनमेंट, देखो यहाँ पर चेंज किया है गया। ऑप्शन क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 1, यही तो बताना था हमको। चलिए जवानों, आगे की तरफ देखेंगे। द सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ स्कूल मोस्टली डैश इट्स एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सफुल मैन। देखिए, सफलता और सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ स्कूल, देखिए विद्यालय में मिलने वाली सफलता किस पर डिपेंड करती है? रिसोर्सफुलनेस, जो स्रोत है, और एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। तो निर्भर करती है, ध्यान रखिए यहाँ पर एक आया ना ऑन, ऑन तो सिर्फ डिपेंड के साथ में ही आता है, तो डिपेंड ऑन, ठीक है, किस पे निर्भर करती है? वो रिसोर्स और अचीवमेंट पे निर्भर करती है। क्रेडिट का मतलब होता है लाभ होता है, बिगिन का मतलब शुरू करना, अचीव का मतलब प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 1 लगेगा फिलहाल। चलिए क्वेश्चन 11 पर आते हैं। द पेंसिल हैज़ अ टिप मेड ऑफ, पेंसिल की जो टिप है वो बनी होती है, किसकी बनी होती है? क्या वो स्टील की बनी होती है? ये स्टील का मतलब तो चोरी करना होता है, तो ये तो नहीं होगा। किसकी बनी होती है? वो लीड की बनी होती है। पेंसिल किसकी बनी होती है? लीड की, ठीक है। लेड नहीं होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा। और ये लेवेट का मीनिंग क्या होता है? किसी से आप वल्गर या रूड नेचर हो, वल्गर या रूड ऐसी स्थिति हो तो उसको क्या बोलते हैं? लेवेट बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूँ। 12 में बेटा मेरे को स्पॉटिंग एरर बताना है, तो बहुत आसान होने वाला है। ही विल बी वेटिंग, बी के साथ में ING आ रहा है, ओके है यहाँ तक। फॉर मी, मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वेट के साथ में फॉर प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन, ठीक है। आई रीचेज, देखिए क्या आई के साथ में SAES आता है? क्या नहीं आता। क्या करेंगे उसमें से? केवल व्हेन आई रीच करना पड़ेगा, और आपका जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूँ। वेन एवर एड्रेस्ड शी कम,
डैश एंड परफॉर्म हर इन अ ग्रेट वे, कि जब भी उसको बुलाया जाता है तो वो परफॉर्म अच्छे से करती हैं और वो भी एक अच्छे तरीके से अपना रोल किरदार को अदा करती हैं। तो बताइए क्या हो सकता है, क्या आंसर लगाएंगे, कौन सा वाला फोर्थ आएगा, क्या काउंटिंग वाला फोर्थ आएगा? काउंटिंग वाले फोर्थ से तो लगता नहीं है। कौन सा वाला फोर्थ आएगा? ये फोर्थ कम्स फोर्थ। कम्स फोर्थ का मतलब क्या है? वो आगे की तरफ आती हैं और अच्छा सा परफॉर्म करती है, अपने रोल को अच्छे से अदा करती हैं। रोल कौन सा? किरदार ने अभिनय करने वाला। ये जो रोल होता है ये तो गोलाकार होता है, ये अभिनय होता है, रोल मतलब एक्ट करना। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। द न्यू स्मार्टफोन इज एब्सोल्युटली बेस्ट देन द लेटेस्ट मॉडल। देखिए भैया, यहाँ पे देन लगा हुआ है। देन का मतलब क्या है कि आपको कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव डिग्री बतानी है। तो क्या बेस्ट आएगा? क्या नहीं आएगा। तो बेस्ट की जगह पर क्या आ जाएगा? बेटर आ जाएगा। बार बार बोल रहे हैं बेटा, एडजेक्टिव चैप्टर में से ज़रूर ज़रूर आ रहा है, वो भी डिग्री वाले चैप्टर में से आ रहा है क्वेश्चन। एमटीएस में डिग्री वाले चैप्टर में से हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, तैयार कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एंटेनिम आपको बताना है। वर्ड है जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है रिस्क लेना, है ना, या रिस्की वर्क हो। साइलेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो, पीस शांति हो बिल्कुल। सेफ्टी का मतलब हो गया प्रोटेक्शन। और स्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो गया? कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो किसी चीज़ को लेकर, है ना, कठोर हो, इनफ्लेक्सिबल हो। और माइटी का मतलब होता है पावरफुल। तो क्या आंसर लगाओगे? जल्दी बताइए। कोई रिस्की वर्क है, दूसरा काम क्या है? सेफ्टी से काम करना है, अपोजिट बताना है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। रेक्टिफाई द स्पेलिंग एरर। आपको स्पेलिंग एरर बतानी है। देखिए, द पोएट वाज एबल टू कंपोज द लॉन्ग पोएम इन अ ट्रैंक्विल्स एटमोसफेयर। ये ट्रैंक्विल की जो स्पेलिंग है वो गलत है। आपको इनमें से एक स्पेलिंग ढूंढनी है ट्रैंक्विल की, कौन सी वाली स्पेलिंग इसमें प्रॉपरली सेट हो सकती है। देखिए, ये तो गलत है स्पेलिंग, ये भी सही है ट्रैंक्विल की स्पेलिंग, और ये वाली गलत है, ये भी सही है। सर तो क्या इसका 2 और 3 आंसर होगा? नहीं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ट्रैंक्विल है ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है। जब सेंटेंस के बीच में आता है तो कभी भी कैपिटल लेटर नहीं आता। कैपिटल लेटर से तो सेंटेंस शुरू होता है। तो इसलिए हम ये जो सेकंड वाला है इसको मानेंगे गलत, और हम फोर्थ वाले को करेक्ट मानेंगे। तो यही मेरा आंसर होने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखिएगा, कैपिटल और स्मॉल लेटर का अक्सर इसमें ज़्यादा गड़बड़ आती है। शी डैश हर कीज ऑन द किचन काउंटर। उसने अपनी जो कीज है कहाँ रख दी है? किचन काउंटर पर रख दी हैं। तो देखिए क्या हो गया? पास्ट टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पास्ट टेंस। लेन थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फोर्थ फॉर्म हो गई, लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रखती हैं, वे अपनी जो है चाबियों को किचन काउंटर पे रखती हैं कि रखी, उन्होंने रखी होगी। सो ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सुटेबल आंसर बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 आपको, देयर आर सेवरल पीपल हु फाइंड देमसेल्फ अ डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को डोमिनेटिंग पर्सन मानते हैं। तो देखिए, अ मैन ऑफ हिज वर्ड, वन हु कीप्स हिज प्रॉमिस, वन हु कीप्स प्रॉमिस, जो अपने प्रॉमिस को पूरा करता हो, वादे का सच्चा। तो अ मैन ऑफ हिज वर्ड। अ वाइट एलिफेंट, ये क्या होती है? कैसी चीज़ होती है? कॉस्टली होगी कुछ कोई चीज़, प्लस वो यूज़लेस है। एक तो महंगी है और दूसरी बात उसका यूज़ भी नहीं हो रहा है। अक्सर हम क्या करते हैं, घर के अंदर कोई डेकोरेशन की ऐसी चीज़ ले आते हैं जो बहुत ओवर महंगी थी, ले आए और अब उसका कोई खास यूज़ भी नहीं हो रहा है, वो कहीं कोने में रखी हुई है घर के। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? वाइट एलिफेंट। अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसको बोलते हैं कॉज ऑफ क्वेरल या कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। और कॉक ऑफ द वॉक, कॉक ऑफ द वॉक का मतलब होता है कि कोई भी अपने ग्रुप के अंदर जो मुख्य अधिकारी हो, चीफ ऑफ द ग्रुप, चीफ ऑफ द ग्रुप। तो देखिए क्या बोला गया, देयर वर सेवरल पीपल, यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं, हु फाइंड देमसेल्फ अ डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप, जो अपने आप को ग्रुप के अंदर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा सही है, चीफ समझते हैं अपने ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं।
द ब्रेव एंड करेजियस सोल्जर्स ऑफ मदरलैंड फैल इनटू द एनिमी एंड वॉन द बैटल। देखिए हमारे जो बहादुर और साहसी युवा सोल्जर्स अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध जीते और फैल इनटू एनिमी, और शत्रुओं को हराया और युद्ध जीता। तो फैल इनटू नहीं होगा बेटा, यहाँ पर एक गड़बड़ फ्रेज आ रहा है, फैल इनटू नहीं होगा, ठीक है। फैल इनटू एक गलत फ्रेज आ रहा है, इसकी जगह पे मेरे को कहना चाहिए, फैल इनटू की जगह पर मेरे को कहना चाहिए फैल अपॉन। और फैल अपॉन का मतलब क्या होता है, कहीं पर अटैक करना। तो क्या किया सोल्जर्स ने, अटैक किया और फिर वह जीत गए। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूं। बोला गया है जैरेड डेलिबरेटली सेट फायर टू अ प्रॉपर्टी एंड गॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस। जैरेड ने जानबूझकर आग लगाई प्रॉपर्टी में एंड गॉट अरेस्टेड बाय पुलिस, और पुलिस के द्वारा उसको पकड़ लिया गया। तो देखिए पहला जो वर्ड है हमारे पास में डायस्ट्रॉफी, इसका मतलब क्या होता है, वीकन मसल्स। अगर मसल्स क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो उनको वीकन मसल्स। आर्सन का क्या होता है, आर्सन वो होता है जो व्यक्ति क्या करता है, आग लगा देता है, वन हु सेट्स फायर। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आगजनी की घटना करने वाला। इंसोमेनिया का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू स्लीप, सो नहीं पाते हैं, अनिद्रा का शिकार होना। और डिमेंटिया का मतलब क्या होता है, ब्रेन डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, ब्रेन डिसऑर्डर है। और इस ब्रेन डिसऑर्डर में क्या होता है, ब्रेन डिसऑर्डर कॉजिंग मेमोरी वीकनेस, मेमोरी लॉस, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए हम एग्जाम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक अब हम लोग देखेंगे, इसको क्लोज पैसेज कहा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, देखिए रोजाना रात को 9 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है यूट्यूब पर, तो तैयार यही करें। जो बच्चे एसएससी एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए जो पेपर सेट मैं करवा रहा हूँ, जो कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, अगर आप इसका रिवीजन प्रॉपरली कर लेते हैं, चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम में देखिए 100% तो मैं कह नहीं सकता, 70 से लेके 80% मार्क्स आपके बन जाएंगे। यानी 25 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए आपके 18 से लेकर 20 क्वेश्चन तो आपके हिट हो ही जाएंगे, है ना। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। बाकी अगर आपका ग्रामर वगैरह बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो फिर अच्छी बात है, आप जल्दी कवर कर सकते हैं। ही न्यू एवरी वन ऑन द आइलैंड, वह हर किसी को द्वीप पर जानते हैं। वेन एवर हिज कार स्टॉप, जब भी उसकी कार कभी रुकती है, हाफ अ डजन ऑफ वॉइस डैश शाउट आउट हिज नेम, आधा दर्जन लोग आवाज़ जोर जोर से उसके आवाज़ में चिल्लाने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, न्यू क्या है, सेकंड फॉर्म। तो देखिए जब भी उसकी कार रुकती है, ये भी देखिए पास्ट टेंस है। जब यहाँ पे पास्ट टेंस है और आगे वैन लगा हुआ है, वैन के साथ में कभी भी यहाँ पे पास्ट टेंस आए तो अगले में क्या आता है, वुड आता है। क्या आता है, वुड, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है। एंड पुलिसमैन, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, पुलिसमैन एग्रीकल्चर लेबर ऑफ लो सोशल स्टेटस एंड प्रीस्ट वेव्ड एंड स्माइल डैश ही पास्ड। देखिए पुलिसमैन हो या एग्रीकल्चर में लेबर करने वाले लो सोशल कर्मचारी हों या पुजारी हों, सब कोई उनको हाथ वेव करता है और उनको स्माइल करता है डैश ही पास, जैसे ही वो गुजरते हैं। तो जैसे ही वो गुजरते हैं तो नॉर तो होगा नहीं, दस भी नहीं होगा, जैसे ही के लिए क्या आता है, एज ही पास, जैसे वो पास से होकर गुजरते हैं तो हर कोई उनको हाथ हिलाता है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बोल रहे हैं, एवरी वन ग्रीटेड हिम एज अ ब्रदर, और हर कोई उनको भाई की तरह उनको ग्रीट करता है। दे रेस्पेक्टेड हिज ऑनेस्टी, हर कोई उनकी ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट करता है। एंड बेलिजरेंस, और उनकी बहादुरी की भी। एंड अबव ऑल, और इससे और, दे अडोर्ड हिज टिपिकली ग्रीक स्कॉर्न एंड फियरलेसनेस व्हेन डीलिंग विद एनी डैश ऑफ डैश गवर्नमेंटल रेड टेपिस। देखिए गवर्नमेंट की क्या होती है बेटा, फार्म तो होता नहीं है, फॉर्यूम नहीं होगा गवर्नमेंट का, फ्रॉम भी नहीं होगा, फॉर्म होता है। देखिए वो क्या करते हैं कि अगर वो किसी भी सरकार की कोई भी अगर नीति होती है, कोई भी अधिकारी होते हैं, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में वो मिलते हैं। ऑन अराइवल, उनके आगमन पर,
2 of our cases containing linen and other things had been। अच्छा, बीन के बाद में क्या आएगा? हैड बीन के बाद में बताइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब तीनों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म में करेक्टेड, कॉन्ट्रीब्यूटेड, कंसील्ड एंड कन्फिस्केटेड बाय द कस्टम ऑन द क्यूरियस ग्राउंड दैट दे वर मर्चेंडाइज। देखिए, जब वो आए तो क्या किया गया? कस्टम अधिकारियों ने क्या किया, जो बाकी जो लेनिन था और भी कुछ मटेरियल था उसको पहले ही उन्होंने जब्त कर लिया। तो कलेक्ट नहीं किया था, कंट्रीब्यूटेड सहयोग नहीं किया, कंसील्ड मतलब छिपाना, जब्त करना कन्फिस्केटेड उसको जब्त कर लिया था। सो व्हेन वी मूव्ड आउट टू द विला, जब हम विला की तरफ जाते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ द बैड लिनन अरोज, मदर टोल्ड स्पायरो डैश आवर केस इन द कस्टम्स एंड आस्क्ड फॉर हिज एडवाइस। तो देखिए, किसके लिए उन्होंने, माता ने कहा होगा, किसके बारे में कहा? उनके खुद के केस के बारे में कहा। सो ऑप्शन नंबर 1 अबाउट। ठीक है, बाकी नहीं बनेंगे इसमें से। तो चलिए, आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।